औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 1 है सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना मैं ग्रुप में मैसेज पढ़ रहा था जो कि कंफ्यूज थे अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स। देखिए यूएचएस जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को और ट्यूब्यूल्स को सेम कह रहे हैं और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट का लफ्ज आएगा तो आप आंसर 9 करोगे। अब यहाँ पे ट्रिपलेट का लफ्ज तो नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उसकी जगह वो सिंपल ट्यूब्यूल्स भी लिख सकता था। तो ऑप्शन क्या आएगा? डेल्टा आएगा 27। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आप नोट कर लें, वो पूछ रहे हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है और ट्रांसलेशन में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बल्क अमाउंट के अंदर प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है तो मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अल्फा राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री है। लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडी है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखते हैं। न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोप्रोटीन वगैरह, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम वगैरह आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। राइबोसोम्स आर टाइनी ऑर्गेनेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जैसे अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन एंड हियर जो इससे कंसर्निंग एक क्वेश्चन बनता है वो न्यूक्लियोलस का बनता है कि न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम्स, जबकि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ सेल है और आरएनए का अपना रोल होता है। 3 टाइप्स के आरएनए हैं, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप देखें। न्यूक्लियर इन्वेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम एचसीआर। स्टूडेंट एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, आरईआर रफ मेम्ब्रेन होती है जबकि एचसीआर स्मूथ मेम्ब्रेन है। एचसीआर इन्वॉल्व आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी apparatus। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन आएगा क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप आउटर मेम्ब्रेन से जो इन्वेजिनेशंस होती हैं उन्हें मैं इवेजिनेशन कहूंगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन है उसकी जो इवेजिनेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती है। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज शेयर विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज है, उसमें आपको याद होगा मैंने आपको हेट्रोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन देखें, पॉलीसेकेराइड विद अल्फा 1,4 लिंकेज ऑफ मोनोमर। ऐसा नहीं है, अल्फा लिंकेज जो है वो सेलुलोज में नहीं होता, उसमें बीटा होता है। ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड तमाम ब्रांच्ड नहीं है, सेलुलोज ब्रांच नहीं है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स ऐसा भी कोई कंसर्न नहीं है। ग्लाइकोजन मसल और लिवर से रिलेट होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया? पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। वैसे भी स्टूडेंट अगर आप देखें तो ग्लूकोज के मोनोमर कंडेंस होकर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज बना रहे हैं। इन तीनों को हम होमोपॉलीसेकेराइड में रखते हैं, जबकि इन तीनों में से जो सेलुलोज है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म है पॉलीसेकेराइड की और स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल हैज। सिंपल सी बात है, डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। तो आप जानते हैं कि बिफोर द डिवीजन 2 सेंट्रियोल होते हैं और हम अगर 2 सेंट्रियोल्स को असेंबल करें तो 1 सेंट्रोसोम बनता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? चार्ली ऑप्शन आएगा, बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स डोंट कंटेन। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट समझा देता हूँ कि फ्लैजेला, सेंट्रियोल, लाइसोसोम ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो हायर प्लांट्स के पास नहीं होते। हमने मोस्ट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर हम गैमेटिक लेवल के ऊपर देखें तो फ्लैजेला, सीलिया बहुत सारे गैमेट्स के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे डोंट कंटेन है तो मोस्टली तो डोंट कंटेन है, उनके पास तो नहीं होता फ्लैजेला, सेंट्रियोल, लाइसोसोम। सेंट्रियोल एनिमल के पास होता है, लाइसोसोम भी एनिमल के पास होता है। प्लांट्स के पास लाइसोसोम नहीं होता, एनालोगस स्ट्रक्चर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि वो एनालोगस स्ट्रक्चर स्फेरोसोम्स हैं। तो बाकी के ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन है।
आप देखें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो के एक जैसे धागे के रील के ऊपर धागा जो है वो टाइटली बाउंडेड होता है, इस तरह हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टागोनल प्रोटीन है उसके साथ क्रोमेटिन लिपटा हुआ होता है। और उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है जो कि हाईली कंडेंस होता है, यूक्रोमेटिन क्या होता है जो हाईली कंडेंस नहीं होता बट कंडेंस होता है, और जिस एरिया से वो ओपन होता है तो वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रही होती है। तो हियर के न्यूक्लियर प्रोटीन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्जी apparatus is formed by the budding of smooth endoplasmic reticulum। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो HCR होते हैं वो स्मूथ हैं और उन्हीं के बडेड ऑफ से क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, गोल्जी apparatus प्रोड्यूस हो रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जर्नल टर्म है। अब जर्नल की तरफ तो उस वक्त जाया जाता है ना जब आपके पास ऑप्शन डायरेक्ट मौजूद ना हो। आपके पास तो चार्ली की ऑप्शन डायरेक्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव विद पावर ऑफ 40x एंड ऑक्यूलर विद 10x विल हैव मैग्नीफाइंग पावर। मल्टीप्लाई कर दें, 40 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है ऑक्यूलर लेंस के साथ, अल्फा ऑप्शन आएगा बेटा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन जिसमें हम 250,000x की बात कर रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 250,000 टाइम मोर जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ पेरोक्सीसोम इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। बुक की के ये लाइन है, वहीं से हमने ये एमसीक्यू बनाया था। बाकी बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन में ये ऑप्शन रॉन्ग है। द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन फ्रॉग सेल, इस किस्म की स्टेटमेंट स्टूडेंट आई कैचर होती हैं। आप ये समझ रहे होते हो कि 26 है, आप हैप्लॉइड को फोकस ही नहीं करते। यहाँ हैप्लॉइड पूछा गया है तो आप देखें, आप 13 लिखेंगे। अगर आप 26 की तरफ जा रहे हैं वो तो डिप्लॉइड है। जर्मलाइन सेल्स तो हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, तो 13 आंसर आएगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन में। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टूडेंट कि ये नोब लाइक स्ट्रक्चर F1 इनर मेम्ब्रेन में होंगे। अगर ये शेडिंग की कोई वर्ड यूज होता है, यहाँ पे कोई टूटने का वर्ड यूज होता तो वो इनर कंपार्टमेंट में होते, और अगर इनर मेम्ब्रेन के रप्चर होने का जिक्र होता तो वो फिर आउटर कंपार्टमेंट में होते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 14 को देखिएगा। इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसक्राइब्ड और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज प्रेस्क्राइब्ड। हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप जानते ही हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन भी यही है, आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है। देखें, जितना ज्यादा वाटर एवेपोरेट होगा उसने फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हीट को रेगुलेट करना है, यानी अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देख लें अगर आप इसको समझने के लिए, तो अगर बाहर का इन्वायरमेंट हीट है, वार्म है, तो बॉडी के इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए एवेपोरेटिव कूलिंग होगी। एवेपोरेटिव कूलिंग कब होगी? जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होंगे। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब अल्फा पे आप देखें इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। मीसोसोम्स आप जानते ही हो बैक्टीरिया में होती हैं, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और डेल्टा पे लिखा हुआ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है कि वहां पे जो कि बिटवीन द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट अगर हम जिक्र करें तो वहां पे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें जिसका आंसर बीटा है। A function that is not associated with centrioles, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस वाले यूनिट में आप जाएंगे।
फ्रेगमोप्लास्ट में ER और गोल्जी वेसिकल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो है फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, इनवर्ड से आउटवर्ड मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट का सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2। इसके अलावा आप देखें फ्रेगमोप्लास्ट की कंपोजिशन में पेक्टिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है, जो इन दोनों सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे रिपेयर करते हैं। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन है, 90% मोर इसमें सेलुलोज होता है, बाकी में इतनी परसेंटेज नहीं है सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? बीटा ऑप्शन पे आ जाए। 70 राइबोसोम इज अटैच्ड विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, इस किस्म के ऑप्शन में ये भी आई कैचर स्टेटमेंट है। समटाइम वो नॉट लिख देते हैं, समटाइम वो इज लिख देते हैं। अब स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, वो नॉट को भी गौर नहीं करते कि भाई इज नॉट लिखा हुआ है, या करेक्ट के ऑप्शन की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया था, मैंने इसको करेक्ट ही रखा। तो आपको याद होगा एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस, उसमें 70 स्वेडबर्ग का राइबोसोम, और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कभी ऑर्गेनल हुआ करते थे, जिसे अदर ऑर्गेनल ने, एनारोबिक ऑर्गेनल ने खा लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो अब आप देखें इनका जो, इनके पास जो है अपना जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लोरोप्लास्ट भी, और इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी अपना राइबोसोम होता है। आप कह सकते हैं कि राइबोसोम जो है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये सेम है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है। यहाँ से हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी मिलती है कि कैसे एवोल्यूशन हुई और कैसे ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गए, कैसे जो है वो मल्टी सेलुलरिटी की तरफ ऑर्गेनिज्म गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। अब फॉस्फोलिपिड में मोर कॉमन लेसिथिन होती है, लेसिथिन को हम फॉस्फोटाइडल कोलाइन कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ली ऑप्शन होगा 9। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग 2 पॉलीपेप्टाइड चेन 990 अमीनो एसिड, देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज ड्यूरिंग इट्स सिंथेसिस? स्टूडेंट, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट दिया था पेप्टाइड बॉन्ड का। मैंने कहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड में से हर पॉलीपेप्टाइड में से 1 माइनस करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का जो है ना वो वैल्यू निकल आएगी कितने पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके साथ ही मैंने एक टेबल बनाई थी कि जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही वाटर रिलीज होंगे। तो आप देखिए पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें 988 है, और इसमें वाटर जो रिलीज हो रहा है वो भी 2 हो रहे हैं, वो भी 988 आएगा। तो ये इक्वेशन दोनों तरीकों से पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी और नंबर ऑफ वाटर रिलीज भी। क्वेश्चन नंबर 21 पे गौर करें। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन है बेटा। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़ा चुका था, फंक्शनल प्रोटीन पढ़ा चुका था। स्ट्रक्चर को मैंने फाइब्रस प्रोटीन कहा था। मैंने कहा था कि फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो चार्ली ऑप्शन आएगा। इम्यूनोग्लोबिन तो आप देखें ये क्वाटरनरी लेवल है, हार्मोन भी क्वाटरनरी लेवल है, पेप्सिन भी क्वाटरनरी है, ये मोर स्टेबल नहीं है। Induction is made through activator to activate catalytic sites in an enzyme. तो सिंपल सी ये के एक स्टेटमेंट है। आप देखें 2 चीजें ध्यान में रखिएगा कि एक्टिव साइट में कोफैक्टर हमेशा कैटालिटिक साइट के पास होता है। इंडक्शन इज मेड थ्रू एक्टिवेटर टू एक्टिवेट कैटालिटिक साइट, एज अ ब्रिज वर्क करता है, कैटालिटिक साइट को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सकें, कैटालाइसिस कर सकें। जबकि एंजाइम इनहिबिटर तो एंजाइम रिएक्शन को रोकेगा। कंपेटिटिव इनहिबिटर तो आप जानते ही हैं कि वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर। हाइबरनेटिंग एनिमल्स स्टोर फूड एज अ एडिशनल फैट्स बिलो स्किन एंड अराउंड बॉडी ऑर्गन्स। बहुत सारी एग्जांपल आपको दी थी।
एडिपोज की फॉर्म में आपको पेंगुइन का बताया था, एंटार्कटिका में वो बेयर फुटेड फिर रही होती हैं बिकॉज कुशन होते हैं एडिपोज टिश्यू के। ब्लबर की आपको एग्जांपल दी थी वेल में, तो इन केस ऑफ ह्यूमन एडिपोज टिश्यू की आपको एग्जांपल दी थी। तो जो एनिमल्स हैं स्पेशली इसमें मैमल्स आ जाते हैं, उनके पास फैट्स हैं, एडिपोज टिश्यू हैं जिन्हें वो स्किन के नीचे हिप रीजन में, मसल्स में और अराउंड द बेली एरिया, बिहाइंड द नेक एरिया स्टोर कर लेते हैं। नंबर ऑफ बेसिस इन वन टर्न ऑफ डीएनए इज, अब देखें अगर तो होता नंबर ऑफ बेस पेयर फिर तो आप 10 ऑप्शन लिखते। यहाँ तो वो टोटल बेसिस पूछ रहे हैं एक टर्न में 3.4 नैनोमीटर के एक टर्न में, जिसमें के माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव आ जाती है। तो माइनर और मेजर के पास 20 के बेसिस होंगी। तो अब अगर जिक्र किया जा रहा है नंबर ऑफ बेसिस का तो वो 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज सुनने को आई। अप टू 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन अ सेल सर्व्स इट फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। बेटे मेरे, राइबोसोमल आरएनए को वैसे भी आप देख लें, आपकी बुक की लाइन है कि वो 80% है, तो इस पे तो डिस्कशन बनती ही नहीं है। और दिस इज इन्वॉल्व इन के ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन केस ऑफ सुक्रोज। मैंने आपको बताया था कि जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसका कार्बन नंबर 1 जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 जिसके पास कीटो ग्रुप है, दोनों इंगेज हो जाते हैं बॉन्डिंग में। उनके पास कोई फ्री कार्बन है ही नहीं जहां से वो एल्डो ग्रुप या कीटो ग्रुप को बेनेडिक्ट सोल्यूशन में या फेलिन सोल्यूशन में कहीं पे रिलीज कर पाए। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल है, बाकी की जो गिवन है वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा जिसका आंसर चार्ली है। एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सेम अभी जिक्र किया था सुक्रोज है। रीजन भी बताइए कि कार्बन नंबर 1 और 2 जो हैं वो इंगेज हो जाते हैं बॉन्डिंग में, वो रिलीज नहीं होते इन द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बेटे चार्ली आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में हमेशा एडेनिन थायमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ अटैच होती है, तो चार्ली ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 पे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हुए और सिंपल सी फिलॉसफी है, मैं स्टेटमेंट को पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ डीएनए कंटेनिंग 6000 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी 3000 एक स्ट्रैंड पे और 3000 एक स्ट्रैंड पे। वाज ट्रांसक्राइब्ड, जब ट्रांसक्राइब्ड की आप जिक्र करते हो तो ट्रांसक्रिप्शन में एक तो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, दूसरा नॉन कोडिंग है। ठीक हो गया, यानी 3000 इन्वॉल्व होंगे ट्रांसक्रिप्शन में। आपके पास अब आंसर आ गया, कितने इन्वॉल्व हैं 6000 में से 3000। जो मैसेंजर आरएनए इन्फो कलेक्ट करेगा वो अकॉर्डिंग टू 3 न्यूक्लियोटाइड करेगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड एंड 1 कोडॉन। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी अमाइनो एसिड वुड बी रिक्वायर, चाहे वो अमाइनो एसिड का पूछें चाहे कोडॉन का। तो 3000 को डिवाइड कर लें 3 पर, क्योंकि 3 जेनेटिक कोड है, तो आंसर क्या आ जाएगा बीटा 1000। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन साइटोसिन मॉलिक्यूल। जी बेटे जी, पैरिमिडीन में साइटोसिन के पास नाइट्रोजन 3 होते हैं, बाकी जो थायमीन है और यूरासिल है उसके पास 2 होते हैं। इसके अलावा आप देखें बेटा, बाकी जो पैरिमिडीन में ये हो गया, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन के पास 4 होते हैं सर्कल में, रिंग में, जबकि इन केस ऑफ एडेनिन ग्वानिन उसमें हम रिंग से बाहर काउंट करें तो 5 हो जाता है। A DNA template was found to contain 29% of adenine bases. The percentage of G plus C in this template will be, वो आपसे ग्वानिन और साइटोसिन पूछ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन पुट करनी है। इक्वेशन क्या है, शेरगॉफ की इक्वेशन है। शेरगॉफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पायरिमिडीन जो है वो इक्वल होती है किसके, प्यूरिन के। अब पायरिमिडीन में क्या आ जाता है, A प्लस T आ जाता है, प्यूरिन पायरिमिडीन में आ जाता है वो साइटोसिन प्लस थायमीन।
साइटोसिन प्लस थाइमिन, और प्योरिन में आ जाता है एडेनिन प्लस गुआनिन। अब उन्होंने सिंपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि जी हमें ये बताएं कि गुआनिन और साइटोसिन कितने % है। अब देखिए शेरगॉफ कहते हैं कि एडेनिन इक्वल होती है थायमिन के और गुआनिन इक्वल होती है साइटोसिन के। आपके पास वैल्यू दी गई है किसकी जी, एडेनिन की। एडेनिन की वैल्यू वो दे रहे हैं 29%, तो थायमिन कितना होगा, वो भी 29 होगा। दोनों को आप प्लस कर लें, 29 को भी और 29 को भी प्लस कर लें, ये आपके पास बन जाते हैं 58। तो 58 को आप 100 से माइनस कर लें। जब आप इसे 100 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 42। तो 42% होगा गुआनिन प्लस सी। अब गुआनिन और साइटोसिन में 42 को डिवाइड कर लें 2 पर, तो आप देखें ये आ जाएगा 21 गुआनिन और 21 साइटोसिन। तो ऑब्वियसली आपने तो कलेक्टिवली बताना है ना, तो आप 21 प्लस 21 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा 42%। टेम्परेचर इनसेंसिटिव थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज्ड इन PCR इज, मैंने आपको बताया था थर्मासिक्योटिकस एक बैक्टीरिया होता है जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर भी अलाइव रह सकता है। उसका लॉजिक क्या है, उसके पास DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन सी, टैक पॉलीमरेज, तो टैक पॉलीमरेज आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आप आ जाएं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन, बेटा अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें एक टर्न में एक अमाइनो एसिड उसी टर्न के 3.6 अमाइनो एसिड के साथ अटैच होते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन होते हैं वो अल्फा हेलिक्स होते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा हेलिक्स जो हैं वो, अगर मैं एग्जांपल दूं केराटिन की, तो ये कर्ली हेयर बना रहे होते हैं उसमें, और बीटा प्लेटेड शीट जो हैं वो सिल्की हेयर बना रहे होते हैं। तो ऑप्शन अल्फा आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा कैन बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस बी का आप कॉमन नेम जो है वो सीरम हेपेटाइटिस कहते हो। इससे कंसर्न एक और MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी क्या है। आप बताएंगे कि जी हेपेटाइटिस बी DNA इनवेलप्ड वायरस है। हेपेटाइटिस ए क्या हुआ, ए बी और ई बी RNA नॉन इनवेलप्ड है। हेपेटाइटिस सी क्या हुआ, हेपेटाइटिस सी को हम नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहते हैं, ये RNA इनवेलप्ड वायरस है। तो ये क्वेश्चन इनवेलप्ड की बेस पे भी पूछा जा सकता है और सेम इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे सीरम वायरस हेपेटाइटिस बी हो गया। इन्फेक्शियस वायरस पूछते तो हेपेटाइटिस ए आ जाता। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच इट रिलीजेस लाइसोजाइम टू डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। तो स्टूडेंट मेरी बात सुने गौर से, आप लोग हमें लॉजिक के तौर पे ना डायग्राम से ऊपर वाली स्टेटमेंट भेज देते हैं कि देखें सर बुक की लाइन है पेनिट्रेशन होगी। बेटा पेनिट्रेशन नहीं है, बुक की जो राइटिंग है ना उस डायग्राम से ऊपर, उसमें पेनिट्रेशन का जिक्र किया गया है। अगर आप बुक की डायग्राम देखें तो आप देखें पहले वो लैंडिंग करता है, लैंडिंग के बाद वो एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट करता है। आपको याद होगा टेल कंट्रैक्शन होती है, टेल कंट्रैक्शन में डायरेक्ट जिस जगह पर लाइसोजाइम मौजूद है वो आपकी एंड प्लेट है, एंड प्लेट ने मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाना है। तो डाइजेशन जो कर रहा है सेल वॉल की वो ड्यूरिंग द अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग द टेल कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आप अडेयर लिखें, अडेयर पहले अडेयरिंग होगा, अडेयरिंग के दौरान ही लाइसोजाइम अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है। फिर आप जानते ही हैं कि टेल कंट्रैक्शन होता है, टेल कंट्रैक्शन के बाद फिर पेनिट्रेशन होती है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बड़ी बहस हो रही थी ग्रुप के अंदर, तो मैं आप लोगों को वो डायग्राम कहूंगा कि एक मरतबा आप देख लें। वहाँ पे लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग के बाद अडेयर हो रहा है, वो अटैच हो रहा है, और अटैच जब हो रहा है उसकी टेल कंट्रैक्ट हो जाती है जियोमेट्रिकली, यानी डायरेक्ट जो एंड प्लेट है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होती है और उसे डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। पेनिट्रेशन इंजेक्शन तो बाद में होता है न्यूक्लिक एसिड। ओकासाहेड्रल मैंने आपको बार बार बताया था वायरस के केस में कि ये 20 फेसिस होती हैं, 20 एंगल हैं इसके। साइकोटिक डिल्यूजन इज द सिम्टम्स ऑफ एर्गोटिज्म, यहाँ पे एर्गोटिज्म है, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। साइकोटिक डिल्यूजन है, वेविविजन है, या इसके अलावा आप देखें
कि गैंग्रेन आ जाता है, जख्म का बहुत मासूर हो जाना, ठीक ना होना, और कन्वल्जन्स आ जाती हैं। ये सब कि एर्गोटिज्म की वजह से होती है। अब साइकोटिक डिलीजन में क्या होता है बेटा, ये इस तरह से देखें, आपके स्किज़ोफ्रेनिया टाइप ये डिसऑर्डर होती है, जिसमें पावर ऑफ जो डिसीजन होता है पेशेंट का वो इंतहाई कम होता है। उसके दिमाग में डिफरेंट जो है ना वो ख्यालात वहम आते रहते हैं। एड्स में इम्यून सिस्टम लॉस हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कैंडिडियोसिस जो है वो यीस्ट की वजह से होती है। एस्परगिलोसिस में आप जानते ही हैं कि इसमें जो है वो फर्दर फंगस इन्वॉल्व है, जो डैमेज कर रही होती है पेशेंट के लंग्स को, बल्कि लंग्स को नहीं, वो डैमेज कर रही होती है उसके इम्यून सिस्टम को। एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, ये नॉर्मली जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी होती है, तो ये फंगस जो है उसमें फर्दर डिसऑर्डर काज करते हैं। स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर वायरसेस। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं जी वीरियोइड है। यार वीरियोइड तो मोस्टली प्लांट के अंदर होते हैं। वीरियोइड और वायरसेस की डेफिनेशन सेम है, लेकिन जर्नल देखना है आपने, जर्नल और मोस्टली में क्या आएगा, वायरसेस आएगा। नंबर 39 देखिएगा आप। In case of the 39, the feeding stage of dash is plasmodium, बेटा स्लाइम मोल्ड की होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। इट इज डिजीज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस, स्मॉल पॉक्स है। इन्फ्लुएंजा आरएनए इन्वेलप्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इन्फ्लुएंजा। मीजल्स पैरामैक्सो वायरस है। पोलियो कैप्सिड वायरस है, बट कैप्सिड होने के अलावा आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है। इंट्रोबियस वर्मिकुलरस कॉमन नेम है पिनवर्म का। और राउंड वर्म का जो ताल्लुक होता है वो आप जानते ही हैं, इसमें एनिलिडा एस्केलमेंथस आ जाते हैं। राउंड वर्म में एस्केलमेंथस आ जाते हैं, एनिलिड नहीं आते, एस्केलमेंथस आ जाते हैं। ये जर्नल है। और टेप वर्म का ताल्लुक फ्लैट वर्म से आ जाता है। हुक वर्म का ताल्लुक भी फ्लैट वर्म से आ जाता है। टेप वर्म का साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम है। हुक वर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो आप जानते ही हैं कि उसमें इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल्स आ जाता है। इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग इज साइक्लोस्पोरिन है। जब टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कोई भी फॉरेन मटेरियल, अब चाहे वो किडनी की मैं एग्जांपल दूं, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है बॉडी के लिए, वो किडनी जो डोनेट किया गया है पेशेंट में लगाया गया है, बॉडी उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, उसे भी वो फॉरेन मटेरियल समझती है। उसकी इम्यूनिटी स्विच ऑन हो जाती है और उस किडनी को डैमेज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो ड्रग देते हैं साइक्लोस्पोरिन की, ताकि अपना ही इम्यून सिस्टम जो है उसे लॉस ना हो जाए। लोवास्टैटिन ब्लड प्रेशर को कम करती है। एर्गोटिन अभी मैंने जिक्र किया था कि वो कन्वल्जन्स वगैरह में रीजन बनती है। वो आर्गोनेटिज्म था। एर्गोटिन यहाँ पे ये आपका जो मिग्रेन का पेन है उसे रिपेयर करती है। और ग्रेजियोफेल्विन जो है ये लोहा लोहे को काटता है, यानी ये फंजाई है, तो अदर जो फंजाई हैं जो हमारे ऑर्नामेंटल पीसेस को या हमारे फ्लोर को या शावर्स को खराब कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ये एज अ फंजीसाइड यूज किया जाता है। अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स काज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ फंगस व्हिच इज कॉमन इन सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड्स फीसेस। बर्ड्स के फीसेस हवा के अंदर उड़ते हैं, इनहेल कर लेते हैं पेशेंट, जिसकी वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाते हैं, जिसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं। कैंडिडियोसिस ओरल एंड वजाइनल थ्रश काज करती है, यीस्ट की वजह से है। और एस्परगिलोसिस अभी जिक्र किया था, इम्यूनिटी लॉस करती है। और एर्गोटिज्म हम जिक्र कर चुके हैं कि इसने गैंग्रेन को, कन्वल्जन्स को, साइकोटिक डिलीजन्स को काज करना है। सेंट्रल कोर ऑफ वीरियन इज नॉट कैप्सिड। ऐसा ही है बेटे कि जो वीरियन है, आपको मैंने बताया था कि मोस्टली प्लांट में होते हैं और आरएनए वायरस है। तो सेंट्रल कोर ऑफ वीरियन इज नॉट कैप्सिड, वो तो न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि आरएनए होगा।
Virtually all biologists agree that animal evolved from Protoctista की बुक की लाइन है। बहुत सारे बच्चों ने प्रोक्रियोट लिखा होगा। तो बेटा प्रोक्रियोट तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे लाइफ स्टार्ट हुई है। यहाँ ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं की जा रही, एनिमल की बात की जा रही है। एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, वो डायरेक्ट प्रोक्रियोट से अराइज नहीं हो रहे, बल्कि वो यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स प्रोटोक्टिस्टा से अराइज हो रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। द डायग्राम बिलो शो ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है डैश इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन वाइल डैश इज न्यूक्लिक एसिड इन नेचर। तो लिपोप्रोटीन में इन्वेलप होगा, जो होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बीटा आएगा, और न्यूक्लिक एसिड में आप देखें 2 RNA हैं तो वो E होगा, ईटा ऑप्शन होगी। तो B और E, बीटा और E जो है ऑप्शन है B और E, और ऑप्शन जो करेक्ट है वो बीटा है। अनकोटिंग ऑफ HIV वीरियन अक्कर इन साइटोप्लाज्म। ऐसा ही होता है बेटे, यहाँ पे वीरियन का जो कि कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है, जब वो अपने होस्ट में दाखिल हो जाता है तो वो अनकोट होता है। अनकोट से मुराद यही होता है कि उसका न्यूक्लिक एसिड एक्सपोज होता है इनटू द साइटोप्लाज्म ताकि वो डिसऑर्डर काज कर सके, तो उसकी अनकोटिंग जाकर साइटोप्लाज्म में होती है। अब जो HIV का वायरस है, मैंने आप बच्चों को बताया था कि ये HIV RNA इनवेलप्ड वायरस है। तो अनकोटिंग ऑफ HIV को अगर आप गौर करें, लाइफ साइकिल ऑफ HIV की, तो आप देखते हैं कि उसमें जो लिपोप्रोटीन का बना हुआ इनवेलप है वो बाहर रह जाता है, और अ लॉट ऑफ कैप्सोमर एंड प्रोटीन स्पाइक्स आपकी बुक की पिक्चर में आपको नजर आ रही हैं कि वो साथ में एंटर हो रहे होते हैं। बाद में वो अनकोट होकर के फिर साइटोप्लाज्म के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, फिर जाकर वो वायरल DNA में चेंज होता है। व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच अ बैक्टीरियोफेज अटैक्स बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट्स इट्स DNA। अब ये रिलेट होगा उसी क्वेश्चन से जिसके ऊपर आप बहस कर रही हैं। देखें, पहले लैंडिंग हुई, लैंडिंग के बाद आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि अडेयर होता है, अटैचमेंट होती है। अडेयरिंग अटैचमेंट के दौरान ही ज्योमेट्रिकल चेंज आता है जिसमें टेल कंट्रैक्शन हो जाती है, और मैं अभी बता चुका हूं कि अडेयरिंग के दौरान ही बेस प्लेट डायरेक्ट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है और लाइसोजाइम के जरिए उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, और जब न्यूक्लिक एसिड उसमें एंटर होता है तो उसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। इंजेक्शन से क्या मुराद है कि पूरे का पूरा न्यूक्लिक एसिड लाइक द सिंज उसमें इंजेक्ट कर दिया गया। दिस इज एक्चुअली द पेनिट्रेशन पार्ट, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। पिंक यीस्ट विच ग्रो ऑन शावर कर्टन इज रोडोट्रोला है बेटा। जो हमारे आप देखिए अक्सर ही कहा जा रहा होता है जी जंग लग गया। भाई जंग प्लास्टिक के शावर पे कैसे जंग लग गया? वो जंग नहीं होता, वो रोडोट्रोला होता है जो पिंक कलर का होता है, और ग्रेजियोफेल्विन के जरिए उसे उसको खत्म किया जा सकता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आप जानते ही हैं, यीस्ट है। न्यूरोस्पोरा बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है, कैंडिडा यीस्ट है। हाउ मेनी टेल फाइबर आर प्रेजेंट इन T4 फेजेस? आप देखें बेस प्लेट से 3 and 3 यानी 6 टेल फाइबर अराइज होते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये होता है कि टेल फाइबर के पास लाइसोजाइम है। टेल फाइबर के पास लाइसोजाइम नहीं होती, बल्कि जो एंड प्लेट है जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो अपने एंजाइम्स प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और क्रिस्टल की फॉर्म में वो डिफरेंट साइट पर स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और आप लोगों को क्लू मिल रहा है कि क्रिस्टल की फॉर्म में वायरस नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं, उनमें मौजूद जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि वो ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद थी। इसी तरह टेल कंट्रैक्शन में ATP यूज नहीं हो रही, ATP3 नहीं वायरस के पास, वो ज्योमेट्रिकल चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखें 51 पे, रस्ट फंजाई और जैसा पक्सीनिया है, बुक की लाइन है रस्ट स्मट। अगर स्मट होता तो फिर ऑस्ट्रेलिगो ट्राइटिसी है जो गंदम के सिट्टे के अंदर मौजूद होता है। जैसे जैसे वो सिट्टा बड़ा होता है ऐसे ऐसे ये फंगस भी उसे
डिस्टर्ब करती रहती है, तबाह कर देती है। पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया इसमें नहीं आएंगे, पक्सीनिया आएगा। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट ऑफ, बेटा जी यहाँ पे पोटैटो लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको याद होगा आयरलैंड में स्टारवेशन हो गई थी, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने पोटैटो को डैमेज कर दिया था। अब उन लोगों की जो खुराक थी वो पोटैटो थे, इसी तरह जिन बर्ड्स के ऊपर वो फीड करते थे वो भी पोटैटो को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जब पोटैटो डैमेज हो गए, बर्ड्स भी के स्टारवेशन में आके किल्ड हो गए। अब उनकी सारी इकोनॉमिक्स उन लोगों की पोटैटो की तजारत पे थी, तो उनका तजारती निज़ाम भी ख़राब हो गया और उनका जो खुद खुराक का निज़ाम था वो भी ख़राब हो गया। उसकी बेस पर जिन परिंदों का शिकार करते थे वो भी नहीं रहे और कई मिलियंस की तादाद में लोगों की डेथ हुई। एल्फ ऑप्शन आएगा। 53 पिक द ऑड वन अबाउट पेनिसिलियम। देखें, ऑड वन से मुराद होता है कि कौन सा नहीं है। ये सेप्रोफाइटिक है, ये कॉनिडा फॉर्मेशन भी करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक भी हुई थी फ्लेमिंग ने, लेकिन ये ए सेप्टेट हाइफी नहीं है बल्कि सेप्टेट हाइफा है। हाईएस्ट रेट ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। माइंड इट, ये अपने जहन में एक बात बिठा लें, तमाम एनिमल बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर जिनके पास होती है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहने वाले स्पॉन्जेस हैं। अर्थवॉर्म जो है वो अपने हेड को रीजनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, जी हेड ही जब डैमेज हो गया तो अलाइव कैसे है? बेटा डेथ तो तब होनी थी ना जब ब्रेन डैमेज होता। ब्रेन तो उनका फेरेंजियल रीजन में होता है। लिजर्ड अपनी टेल को रीजनरेट कर लेते हैं, जबकि स्टारफिश जो है अगर उनके साथ उनके जो आर्म्स हैं उनके साथ अगर उनका सेंट्रल डिस्क का पीस अटैच है और स्टारफिश के हजारों टुकड़े भी हो गए और हर टुकड़े के साथ सेंट्रल डिस्क का टुकड़ा अटैच है तो वो भी रीजनरेट करके हजारों स्टारफिश बना सकते हैं। और सेम लाइक दैट जो आर्म डैमेज हो गया उसे भी रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। पोलरिटस ऑस्टिरेटस फीड्स ऑन राउंडवर्म्स। बेटा उन्हें वो नाइट्रोजन के हसूल के लिए खाते हैं। A fatty acid is saturated if it is contain double bond. देखिए, saturated fatty acid is insaturated if it contain double bond. पहला ऑप्शन आ जाता है कंटेन हाइड्रोजन। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कंटेन एन एसिड ग्रुप, ऐसा भी नहीं है। बॉन्ड टू ग्लाइकोजन नहीं बना रहे हो तो फैटी एसिड को हम यही कहेंगे कि कंटेन डबल बॉन्ड। फैटी एसिड दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो मैंने आपको तफसील से पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिएगा, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टू टेल्स, द टेल आर फाउंड इन द एंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसा ही होता है, मैंने आपको समझाया था कि दोनों टेल एक दूसरे के सामने जो है वो आ जाती हैं और दोनों हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बनाती हैं। इसके ऊपर काफी बहस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एंजाइम्स बेटे उनका जो बेस्ट रोल है वो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, वो ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी लेवल को नीचे ले आते हैं और ताकि सबस्ट्रेट तेजी के साथ प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था। विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। चार्ली पे देखिएगा, डाइपेप्टाइड है, वाटर को यूज कर रहा है, स्प्लिट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में दो में, तो ये आपकी हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस कहते भी इसी को हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जाना। लास्ट एमसीक्यू आप देखें, विच रिप्रेजेंट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। स्टूडेंट गौर करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। मायोग्लोबिन जो है वो टर्शरी लेवल तक जा सकते हैं। अब टर्शरी लेवल के ऊपर उनमें बॉन्डिंग तो सारी है, उनके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, उनके पास हाइड्रोफोबिक अटैचमेंट भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी है ताकि वो ओवर करके सर्कुलर फॉर्म में आ सके। अब आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का।
अगर आप गौर करें तो 1 के ऊपर आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नजर आएगी, 3 के ऊपर आयनिक आपको नजर आएगा, 4 के ऊपर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, 2 के ऊपर आप देखें डाइसल्फाइड आपको लिंकेज नजर आएगा। ये बेटे आपके यूनिट की डिस्कशन थी। मजीद अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई, आई एम नॉट कंप्लीट, तो फोकस करें अपनी बुक की तरफ और मुझसे भी डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।